नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, बेशक हज ज़ाहिरी रसूमात की अदायगी का नाम नहीं, बल्कि ये तज़किये नफ्स, गुनाहों से तौबा और अल्लाह की राह में हर किस्म की मशक्क़त खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने का दूसरा नाम है। हज के बुनियादी मकासिद और उसकी रूह को समझने के लिए सब्र और इस्तिकामत, तवाफ़, सई और रमी जमरात जैसे आमाल में हुजूम और गर्मी के बावजूद सब्र का दामन थामना उस अजीम इबादत का हिस्सा है। फ़िस्क़ व फ़ुजूर से दूरी। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर हुक्म है कि हज के महीनों में कोई फहश बात, गुनाह और झगड़ा नहीं होना चाहिए। रूहानी पाकीज़गी, तमाम दुनियावी झमेलों और अना को मिटाकर एक ही लिबास यानी एहराम में अल्लाह के हुजूर पेश होना इंसान को आजिज़ी और तक़वा सिखाता है। यह इबादत हाजी को एक नई ज़िंदगी और बेहतरीन अखलाक अता करती है ताकि वह हज के बाद भी गुनाहों भरी ज़िंदगी से दूर रहे। नाज़रीन गिरामी, हज बैतुल्लाह का शर्फ हासिल होना किसी मुसलमान के लिए कोई मामूली बात नहीं है। वो इस शरफ को हासिल करने के लिए कई कई बरस तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, बार बार मांगता है, रोता है, तड़पता है, इस ख्वाब को अपने आंखों में संजोए रखता है। वो पाई पाई हलाल की जमा करता है। जब हज कमेटी की जानिब से रिलीज़ होने वाली फहरिस्त में अपने नामों को ढूंढ रहा होता है, उसका दिल धड़क रहा होता है, दिल ही दिल में दुआ कर रहा होता है, ज़बान पर खुद ब खुद दरूद व पाक का विर्द कर रहा होता है, और फिर अचानक उसका नाम फहरिस्त में उसको मिल जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, वो सर्बसुजूद हो जाता है। अपने मुताल्लिकीन को, ख़ानदान वालों को खुशी खुशी वो ये खबर सुनाने लगता है। वो जो उसका दोस्त, साथी, रिश्तेदार, ख़ानदानी फ़र्द या अफराद जो उससे नाला हैं, उसको भी ये खबर पहुँचाकर ख़ुद को तस्कीन पहुँचाने की कोशिश करता है। उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर ये दरमियान का वक्फ़ा उसके लिए बड़ा गिरा गुज़रता है, क्योंकि वो हर लम्हा ज़ुल्हिज्जा के महीने का इंतज़ार में काट देता है। और ये वाकई मजबूत ईमान की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की हाज़िरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना, रोज़े रसूल के दीदार का शौक़ किस मोमिन को नहीं होता। और ये वाकई मजबूत ईमान की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की हाज़िरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना व रोज़े रसूल के दीदार का शौक़ किस मोमिन को नहीं होता। और जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आ चुका है, तो फिर उसके मुक़द्दर के क्या कहने। नाज़रीन गिरामी, उन खुशकिस्मत लोगों में गुज़िश्ता साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा नाम भी लिखा था और साथ में अपनी वालिदा मुहतरमा की खिदमत की अजीम ज़िम्मेदारी भी सौंपी थी। हज का सफ़र हो और माँ जैसी अजीम हस्ती आपके साथ हो, तो फिर उस खुशी के क्या कहने। पूरे 47 दिन हज कमेटी कर्नाटक के ज़ेर निगरानी इन दो मुक़द्दस शहरों में हमने अपने बड़े कीमती दिन गुजारे। हज नाम ही है मशक्क़त का, सब्र का, जिदाल से दूर रहने का, फ़िस्क़ व फ़ुजूर से दूरी इख्तियार करने का। हज के 5 अय्याम में आपको हद से ज़्यादा सब्र का दामन थामना पड़ता है। वक्त पर खाना नहीं है, आपको सब्र करना पड़ेगा। यहाँ हुकूमत की जानिब से बार बार कहीं रास्ते बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो आपको सब्र करना होगा। रमी जमरात के मौके पर भीड़ और फिर पैदल गर्मी में चलना, आपको सब्र करना होगा। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना हो या फिर मिना के टेंटों में आपको मिलने वाली तंग जगह, आपको सब्र करना होगा। एक दिन में 4 वाजिबात पूरे करने हैं, तब भी सब्र। और आपको अपने कमरे पहुंचने के लिए टैक्सी वाला हद से ज़्यादा किराया पूछ रहा हो और आप थके हुए हों, कई किलोमीटर सफ़र करके आए हों, कहीं बैठने की जगह मिल जाए, बस यही दिल कर रहा हो, तब भी सब्र करना होगा। क्योंकि हज का मौसम यहाँ के ताजिरों के लिए, होटल मालिकान के लिए,
खाने के होटल्स वालों के लिए, टैक्सी ड्राइवरों के लिए, नाई और हजामों के लिए हाजियों को लूटने का मौसम है, और हाजियों के लिए सवाब लूटने का मौसम, गुनाह माफ करवाने का बेहतरीन मौका। ये मशक्कतें बर्दाश्त करना है और हर हाजी बर्दाश्त करता है, लेकिन बाज़ ऐसे मामलात जो हज कमेटी भारत या रियासतों की जानिब से जो कोताहियां होती हैं उसको सामने लाना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझ जैसा सहाफ़ी जब इन कोताहियों को, मसाइल को अपने आँखों से देखे और ख़ामोश रहे, ये कैसे मुमकिन है? यही वजह है कि इस खुसूसी एपिसोड को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये शिकायत नहीं है। अगर मैं चाहता तो फौरी तौर पर उसी वक्त वीडियोस बनाकर वायरल कर सकता था, लेकिन मैं हज के मुबारक सफ़र पर था और किसी भी एतबार से मैं इसको अपने पेशे से जोड़कर अपने हज की रूहानियत को तबाह करना नहीं चाहता था। यही वजह है कि लौटने के इतने दिनों बाद ये एपिसोड लेकर आया, बल्कि तस्करा इसलिए ज़रूरी है ताकि हज कमेटी कर्नाटक हो या मरकज़ी हज कमेटी उसको संजीदगी से ले और उसमें सुधार की कोशिश करे, क्योंकि वो बहुत बड़ी रकम हाजियों से वसूलते हैं। उसके बदले कम से कम बेहतरीन बुनियादी सहूलियात तो फराहम करे। सबसे ज़्यादा हाजियों को जो शिकायत होती है वो है रिहाइश और मकामात का दूर होना। अक्सर हुज्जाज को मक्का या मदीना में हरम शरीफ से बहुत दूर रिहाइश फराहम की जाती है, जिससे बुजुर्ग, इसमें मदीना शरीफ तो नहीं कह सकते क्योंकि मदीना बहुत करीब होते हैं होटल्स, लेकिन अक्सर मक्कतुल मुकर्रमा में, जिससे बुजुर्ग और पैदल चलने वालों को शदीद दुश्वारी होती है। मिसाल के तौर पर हमें जो रिहाइश मिली थी, यानी मुझे या हमारे साथ में जो भी लोग थे, खालिदिया नामी एक इलाके में, जहां से हरम को जाने के लिए 2 बसों का सफ़र ज़रूरी था, यानी 2 बसों को आपको चेंज करना पड़ेगा। एक बस हमारे होटल के सामने हमें लेना है और वो बस आपको लेकर हाजियों के लिए बनाए गए खुसूसी बस अड्डे पर पहुंचा देती है, और फिर वहां से हरम के करीब क्लॉक टावर के नीचे बने एक कुदाई नामी बस अड्डे पर पहुंचाती है। यानी आप होटल से निकले, एक बस में बैठे, दूसरी जगह उतरे, वहां बस पकड़ा, फिर तीसरी जगह उतरे। यहां से उतरकर हमें हरम की तरफ जाना होता है। यहां कभी करीब के दरवाजे बंद मिलते हैं और कभी खुले। मिसाल के तौर पर कुदाई बस अड्डे के लिए हरम जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो शार खलील को जोड़ता है, दूसरा क्लॉक टावर के अंदरूनी सतह से, जहां से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हुए हैं। अगर क्लॉक टावर के अंडरग्राउंड के दरवाजे आपको बंद मिल गए तो समझिए कि कम से कम आपको 2 किलोमीटर हरम तक पहुंचने के लिए पैदल चलना होगा, इसलिए कि रास्ता आपको शार इब्राहिम से जोड़ता है। और वैसे भी क्लॉक टावर के गेट अक्सर बंद ही मिलते हैं। मेरा सवाल यह है कि हज कमेटी वालों से कि जब आज आज़मीन हज से 9-10 महीने पहले कबल ही एडवांस अमाउंट आप लोग ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप होटल्स बुकिंग एडवांस में कर लेते होंगे, तो दीगर ममालिक की तरह हरम के करीब मौजूद होटल्स को आप क्यों नहीं बुक कराते? रुपये बचाने के चक्कर में हम आज़मीन हज को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं और अपने आप को खुद्दाम भी कह रहे हैं? ये बात तो हमें समझ में नहीं आती। जबकि हम ही लोगों ने देखा है, हमने पूछा है कि एशिया के ही कई ममालिक, बल्कि हमारे पड़ोसी के ही कई ममालिक के आज़मीन को हरम के करीब होटल्स में रिहाइश मिली है। और गुज़िश्ता साल दूसरा सबसे बड़ा मसला जो हाजियों को गुज़िश्ता 45 दिनों तक परेशान किए रखा, वो था खाने का मसला। न खाने का इंतज़ाम किया गया और ना ही होटलों में पकाने की इजाज़त दी गई। हमेशा ये होता था कि यहाँ के आज़मीन हज अपने पसंद की कुछ चावल वगैरह ले जाते और छोटा मोटा गैस या वहाँ जो कुछ भी इंतज़ाम होता उसमें पका लेते। लेकिन गुज़िश्ता साल इसकी इजाज़त ना मिलने का नतीजा क्या निकला पता है? कि आज़मीन को होटल्स का रुख इख्तियार करना पड़ा, यानी खाने वाले होटल्स का, जहाँ महंगाई उरूज पर थी और कभी कभी एक एक खाना इस कदर महंगा कि भारत में 8 दिन के खाने का राशन घर में आ जावे।
इससे बड़ा जुल्म यह कि बास जगहों पर ऐसे खाने के होटल ही मौजूद नहीं थे तो भी बहुत दूर और महंगे, और फिर पसंद के खाने भी नहीं, वो जो परोसे आपको खाना होगा। जैसे मुझे होटल मिला खालिदिया नामी इलाके में। इस पूरे इलाके में एक ही होटल था जहां एक पुल पार करके आपको जाना था। थोड़ी सी दाल, कुछ सब्जी और लंबे चावल का खाना। कभी 12 रियाल, थोड़ा ज्यादा पूछ लें तो 15 रियाल, यानी दाल थोड़ी सी ज्यादा दे दें, 3 रियाल के बजाय आप 5 रियाल का दे दो तो थोड़ी बढ़ा देगा, लेकिन 5 रियाल, यानी कि 1 चम्मच दाल अगर वो बढ़ा रहा है और उसका आप 2 रियाल एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाएं। यहां शुरुआत के दिनों में खाने बांटे गए थे, कुछ पैकेट्स ला करके बांटते थे होटल के नीचे। इस खाने को लेकर बहुत सारे लोग शशोपंज में रहे कि भाई लें कि न लें, पता नहीं कहां से आ रहा है, किस खैराती इदारे का है, कहीं ज़कात का तो नहीं, कहीं सदक़े की नीयत से तो नहीं दिया जा रहा। अब परेशानी का आलम यह था, बहुत बड़ी तादाद ने उसको शुरू में लेकर खाया। बाद में जब इस तरह के सवालात होने लगे तो कुछ लोगों ने छोड़ा, लेकिन बाद में कुछ बाई से मजबूरी खाए और कुछ लोग भूख की शिद्दत की वजह से, क्योंकि कहीं कुछ नहीं मिल रहा। यानी हज कमेटी पूरे के पूरे पैसे वसूल रही है और अपने हाजियों के लिए ठीक से खाने का इंतजाम भी नहीं कर पा रही है। फिर भी अपने आप को ये लोग कहते हैं कि हम खुद्दाम हैं। कॉलर उठा उठा कर, दिखा दिखा करके कहते हैं कि हम हज कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं। ये आपका काम है। इस साल हज कमेटी वालों का क्या इरादा है खाने के सिलसिले में मुझे पता नहीं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो इस सिलसिले में जरूर पता करें, ताकि आप पहले से ही अपने लिए आसानियां पैदा कर सकें। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि ये खाने के मसाइल और दूर रिहाइश का मामला सिर्फ हिंदुस्तानी हाजियों के साथ मखसूस है। बास हमारे पड़ोसी ममालिक की रिहायशी होटल भी करीब नजर आए, इक्का दुक्का दूर हो, शायद मैं इसमें खता कर जाऊं, हो सकता है, या मुझे इंफॉर्मेशन देने वाला, चूंकि जिसके साथ मैंने बस में सफ़र किया या हरम शरीफ में किसी से मुलाकातें हो जाती हैं बातों बातों में, जाहिर सी बात है लगातार बैठे हुए हैं, पड़ोसी बैठने वाले उससे बात कर लेते हैं, वो कहाँ है, किस इलाके के, मालूम करते हैं, और सारी चीज़ें पूछना तो हम लोगों का काम है। और सबसे फिर खाने का इंतज़ाम तो उनको होटल में ही बेहतरीन अंदाज में इलाकाई खाना दिया जा रहा था। मैंने ऐसे कई पड़ोसी ममालिक के हाजी साहिबान जिनसे कभी बस में तो कभी हरम में मुलाकात होती, मैं जानकारी निकालने की कोशिश करता तो अक्सरों ने यही जवाब दिया। और बाज़ ने रिहायशी होटल के सिलसिले में शिकायत की कि वो बहुत दूर है, हमें भी 2-2 बस जो है गुजर करके आना पड़ता है, मगर खाना उनको भी होटल में ही परोसा जा रहा था, यानी खाने की कोई शिकायत नहीं थी। और फिर इखराजात के बारे में उतना ही इखराजात जितना हम यहाँ एक भारतीय अदा करके जा रहे हैं। यानी जिन ममालिक को भारत से भी गरीब ममालिक कहा जा रहा है, वो ममालिक के हाजियों को लाया जा रहा है सरकारी तौर पर ही, लेकिन उसी तरह के इखराजात से, लेकिन उनको पूरा खाना दिया जा रहा है। मतलब यह है कि कहीं लूट हो रही है ना, ऐसा लगता है क्या नहीं आप? इस पर भी हज कमेटी को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। इस बात को सोचने की जरूरत है कि आप किन को लूट रहे हैं। जो लोग पाई पाई जमा किए हुए अपनी सारी जिंदगी का सरमाया लगा करके, क्या उन पैसों से खुश रह पाएंगे आप लोग, या वो सिस्टम जो इस सिस्टम को लूटने की कोशिश कर रहा है? नाज़रीन गिरामी, मुझे यहां पर एक ब्रेक दें, वक्त लंबा हो चुका है, लेकिन ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। मसाइल और भी हैं जिस पर मुझे गुफ्तगू करना है और हज कमेटी तक पहुंचाना है। ये सिर्फ कुछ शिकायतें हैं जो मैं कर रहा हूं ताकि वो लोग समझ सकें और इसको जो बेहतर बना सकें। होटल्स में लिफ्ट्स की वजह से होने वाले झगड़े, हज इंस्पेक्टर्स का रवैया जिनको यहां से भेजा जाता है अपने खर्चे पर, मीना के खीमों में गुंजाइश की कमी, कुर्बानी के मसाइल, रात हो गई है, सब कुछ कुर्बानी के लिए इंतजार में है, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, रात हो रही है, बेचारा हलक ही नहीं किया है।
और हैराम की हालत में है। हज कमेटी बेंगलुरु की इमारत में खिदमत के लिए बैठने वाले कुछ खुद्दाम का गलत रवैया और आज़मीन हज के साथ उनका गुस्सा, उनको डांटना, ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि अपना पैसा देकर के उसको हज पे भेज रहे हैं और फिर कॉलर चढ़ा करके बोल रहे हैं कि हम खादिम हुज्जाज हैं। शर्म करने की बात है। और ये वो सारे मसाले जो मेरे साथ और मेरे साथ मौजूद मेरे भाई के साथ पेश आए, जिसको पेश कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि किसी ने सुनाया और मैंने आपको सुना रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पर तफसीली गुफ्तगू लेकर मैं हाजिर होता हूं अगले एपिसोड में। मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।